हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफ्शा और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DU एस वेल। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये BA प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर की होने वाली है। फिफ्थ सेमेस्टर में जो आपकी हिस्ट्री है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से 1857। ये वाली हिस्ट्री के हम लोग जो क्वेश्चन पेपर्स हैं यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं हम लोग उन्हें डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैं ऑलरेडी आपको फर्स्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ में। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन पेपर चल रहा था जिसकी मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 प्रोवाइड करवा दिया है। इसके माध्यम से आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं वो देख सकते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सो उनमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली रिपीटेड होते हैं, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लेने चाहिए। एंड ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीटेड वाले क्वेश्चंस हैं एंड जो पूछे जाते हैं बार बार वो क्वेश्चंस लिए गए हैं। चलिए फिर लास्ट वीडियो में जहाँ हमने क्वेश्चन पेपर 2 की सेकेंड वीडियो छोड़ी थी, अब हम उसी से आगे थर्ड वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। ओके, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि के वाणिज्यीकरण से आप क्या समझते हैं? इस पद्धति ने कृषकों को कैसे प्रभावित किया? यानी कृषि का जो वाणिज्यीकरण है वो क्या होता है ये आपको बताना है, और किस तरह से ये जो पद्धति आई थी वाणिज्यीकरण की पद्धति, इसने कृषकों यानी किसानों को किस तरह से प्रभावित किया था ये आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं आंसर। आंसर के परिचय में आप लिखेंगे 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत की कृषि में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी 18वीं शताब्दी की शुरुआत में, उत्तरार्ध में, और 19वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में और 19वीं शताब्दी के मध्य तक हम बड़ा परिवर्तन देख सकते हैं। यह परिवर्तन था कृषि का वाणिज्यकरण। इसका अर्थ था कि किसान अब केवल अपनी परिवार की ज़रूरतों के लिए उत्पादन नहीं करते बल्कि अपने फसलें बाजार में बेचने के लिए उगाते थे। यानी पहले किसान क्या करते थे, जितनी ज़रूरत होती थी उनकी फैमिली के लिए, आसपास के लिए, बस इतना ही अनाज उगा देते थे। बट कृषि के वाणिज्यकरण से क्या हुआ कि वो अब और ज़्यादा फसलें उगाने लगे बाजार में बेचने के लिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय कृषि को धीरे धीरे बाजार और व्यापार से जोड़ा गया। ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत को एक ऐसा देश में बदलना था जहां से कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जा सके और वहां से तैयार वस्तु भारत में बेची जा सके। और ऐसा ही आगे चल के हुआ भी था, क्योंकि हमारे भारत से कच्चा माल ले लिया जाता था और ब्रिटेन में बनाकर दुगने पैसों में हमारे ही भारत में बेचा जाता था। इस प्रकार भारतीय कृषि एक व्यापारिक प्रणाली में ढल गई, जिससे ग्रामीण जीवन की पुरानी संरचना को पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें थी वो पूरी तरीके से बदल गई थी वाणिज्यकरण की वजह से। अगर हम इसके मेन पॉइंट्स देखें तो इसमें आप लिखेंगे कृषि का वाणिज्यकरण का अर्थ, यानी कृषि के वाणिज्यकरण के अर्थ या इसका क्या मतलब निकलता है। तो इसमें आप लिखेंगे कृषि के वाणिज्यकरण से आशय है ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें किसान अपनी उत्पादन को बाजार में बेचने के लिए उगाए। यानी ऐसी फसल करे किसान जो अपने बाजारों यानी अपनी फसल को बाजारों में बेचे, वही वाणिज्यकरण हो जाता है। पहले भारत की कृषि आत्मनिर्भर थी, जहां किसान अपने परिवार की जरूरत भर उत्पादन करते थे, लेकिन अंग्रेजों के शासन में उनकी नकदी फसलें जैसे नील, कपास, चाय, जूट, अफीम, गन्ना आदि को बाधित किया गया। इन फसलों की मांग यूरोप में थी, इसलिए किसानों को स्थानीय आवश्यकता से अधिक विदेशी बाजारों के अनुरूप फसल उगाने पर विवश किया गया। यानी देखिए, इन फसलों की जो मांगे थी वो हमारे देश में तो बहुत कम थी, बट जो इंग्लैंड था वहाँ बहुत ज़्यादा थी। तो इसी वजह से हमारे भारत में ये चीज़ें उगाई जाती थी। क्योंकि अंग्रेज जो थे वो हम लोगों पर शासन कर रहे थे और अंग्रेज़ों को अपनी राजी से भी और बिना राजी से भी, यानी राजी राजी भी या फिर ये कहें गैर राजी भी, वही चीज़ें उगानी पड़ती थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वाणिज्यकरण कृषि के विकास का कारण। क्या कारण था जो वाणिज्यकरण हुआ हमारे देश में? ब्रिटिश शासन और ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य भारत से अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त करना था। इस नीति के अंतर्गत कई कारणों से वाणिज्यकरण कृषि को बढ़ावा मिला। कौन कौन से कारण थे? पहला आप लिखेंगे भूमि राजस्व व्यवस्था, जैसे स्थानीय बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी व्यवस्था। इन सभी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या होती हैं। यह के माध्यम से किसानों को नकद में कर देने को मजबूर किया गया ताकि वो नकद में यानी पैसों में कर वसूल कर सकें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे यूरोपीय व्यापारियों और बिचौलियों ने नकदी फसलों की खरीद शुरू करी। यानी जो यूरोपीय व्यापारी थे वो भी, और जो बीच वाले बिचौलिया थे यानी जो एक तरह से साहूकार होते थे, उन्होंने भी जो नकदी फसलें हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी, जिसमें कपास हो गया और नील हो गया, ये सारी जो तंबाकू हैं ये सारी फसलें आ जाती थी। रेल रेल सड़कों और नहरों के निर्माण ने बाजार से
जुड़ाव को आसान बना दिया, यानी ये जो रेल हैं, सड़कें हैं, नहरें हैं, ये सब बनाई गई ताकि बाजारों से आराम से लेन-देन हो सके। इस उद्योग के लिए कच्चे माल की आवश्यकता ने भारत को एक कच्चा माल आपूर्ति केंद्र में बदल दिया था, क्योंकि हम हमारे ही भारत से सारा कच्चा माल लेकर जाया जाता था। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे नकदी फसलों का बढ़ता दबाव। किस तरह से ब्रिटिश व्यापारियों ने किसानों को चावल, गेहूँ जैसी जीवन उपयोगी फसलों के बजाय कपास, नील, अफीम, जूट आदि उगाने को वो कहा, क्योंकि देखिए ये जो है चीज़ें हैं बहुत महंगी मिलती थी और यूरोप में इसकी मांगे बहुत थी। जैसे कि नील का उत्पादन बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर हुआ। अंग्रेज नील व्यापारियों ने किसानों को ऊंचे व्यापार पर ऋण देकर यह फसल उगाने को मजबूर कर दिया था कि तुम्हें ये फसल उगानी ही होगी। अगर कपास की बात करें तो कपास का उत्पादन महाराष्ट्र और गुजरात में बढ़ा ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों को कच्चा माल मिल सके। इसी वजह से जो कपास है इसकी खेती होती थी। और अफीम बिहार और उत्तर प्रदेश में चीन को भेजने के लिए उगाए जाते थे, क्योंकि चीन के साथ अफीम का व्यापार होता था। अब देखिए ये जो कृषि है इनका कृषक क्यों नहीं उगाना चाहते थे, क्योंकि ये जो कृषि है या ये कहूँ ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं जो वो भूमि होती है उसको बंजर बना देती है। इसी वजह से किसान इन्हें उगाना नहीं चाहते थे, बट उन्हें मजबूरी में उगाना ही पड़ता था। इन नकदी फसलों के कारण किसानों के पास खाद्य अनाज उत्पादन के लिए भूमि और समय दोनों की कमी हो गई, जिससे अकाल और भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे बिचौलियों और साहूकारों की भूमिका। क्या भूमिका होती थी बिचौलियों की और जो साहूकार होते हैं उनकी भूमिका। इसमें आप लिखेंगे कृषियों के वाणिज्यिकरण ने ग्रामीण समाज में नए वर्गों को जन्म दिया। महाराजा, साहूकार, व्यापारी और निल्हे। किसान को अब खेती के लिए बीज, खाद और कर भुगतान हेतु आधार लेना पड़ता था। अब फसल खराब होती या बाजार में कीमतें गिरती तो किसान कर्जे के जाल में फंस जाता था। साहूकार धीरे धीरे किसान की जमीन पर कब्जा कर लेते थे। इस प्रकार किसान अपने ही खेत में मजदूर बन गए, यानी इसी वजह से या ये कहूँ कर्जे में डूबने की वजह से ही धीरे धीरे जो किसान थे वो अपने ही खेत यानी अपनी ही जमीन में एक तरह से मजदूर बनकर कार्य करने लगे थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे किसानों पर प्रभाव, यानी किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। कृषि के वाणिज्यीकरण का किसानों पर गहरा और बहुआयामी प्रभाव देखने को मिला। किस तरह से, अगर हम आर्थिक शोषण में वृद्धि की बात करें तो ब्रिटिश शासन ने कृषि को टैक्स और व्यापार का साधन बना दिया। किसानों को नकद कर देना पड़ता था, चाहे फसल अच्छी हो या खराब। परिणाम स्वरूप उनके जीवन गरीबी और ऋणग्रस्त हो गई थी, यानी एक तरह से कर्जे में उनकी जो जिंदगी थी या कर्जे में उनका जो जीवन था वो डूबता चला गया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे खाद्य संकट। जब किसानों ने भोजन की फसलों की जगह नकदी फसलें बोनी शुरू की तो देश में अनाज की कमी होने लगी। इससे कई बार भयंकर अकाल पड़ा, जैसे कि 1770 में, 1783 में और 1876 में। ये अकाल हम इतनी बार देख सकते हैं कि जहां भुखमरी की वजह से अकाल पड़ गया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक असंतोष और विद्रोह। अत्यधिक कर और बंधनकारी अनुबंधों के कारण किसानों में असंतोष फैला। बंगाल में नील विद्रोह इसका मुख्य उदाहरण। किसान अंग्रेजी व्यापारियों के शोषण के विरुद्ध खड़े हो गए थे, यानी हम बंगाल में जो नील विद्रोह है वो भी देख सकते हैं, जहां गांधी जी गए भी थे नील विद्रोह में। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे पारंपरिक ग्राम व्यवस्था का विघटन। किस तरह से जो पारंपरिक ग्राम व्यवस्था है उसका विघटन हुआ। इसमें आप पहले लिखेंगे पहले गांव एक आत्मनिर्भर इकाई थी, लेकिन अब फसलें बाजार पर निर्भर हो गई तो गांव की पुरानी आर्थिक और सामाजिक संरचना टूट गई, क्योंकि अब जो गांव थे वो सिर्फ जो अर्थव्यवस्था थी या फिर व्यापार वाली थी उस पर डिपेंड हो गए, और जो हमारी कृषि वाली व्यवस्था थी उसे हम छोड़ते चले गए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ग्रामीण गरीबी और क्षणग्रस्तता। किस तरह से जो ग्रामीण थे वो गरीब और क्षणग्रस्त यानी कर्जे में डूब गए। इसमें आप लिखेंगे फसलों की कीमतें अक्सर बाजार में घट जाती थी जबकि कर निश्चित रहता था। ऐसे ही साहूकारों पर निर्भर हो गए। ऋण न चुका पाने के कारण कई किसानों ने अपनी जमीन खो दी, क्योंकि देखो अगर फसलों की अच्छी ही एक तरह से कीमत नहीं मिलेगी तो उनका तो घाटा ही होगा, और वो ऋण यानी उधार लेंगे तो वो उधार के अंतर्गत आ जाते थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे महिलाओं और ग्रामीण जीवन पर प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ा। कृषि के वाणिज्यीकरण ने महिलाओं के जीवन को भी प्रभावित किया। पहले महिलाएं खेती बाड़ी और घर की देखभाल दोनों में
संतुलित करती थी, लेकिन नकदी फसलों और ऋणग्रस्त ने पूरे परिवार को श्रम में झोंक दिया। यानी अब पूरा ही परिवार श्रम यानी कार्य करने लगा था। ग्रामीण जीवन का संतुलन बिगड़ गया और परिवार आर्थिक तनाव में आ गए, क्योंकि अब आर्थिक संकट देखने को मिलने लगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे दीर्घकालीन परिणाम क्या हुए। लंबे समय में इस नीति ने भारत की अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश बाजार पर निर्भर बना दिया। भारत अब औद्योगिक वस्तु का उपभोक्ता और कच्चे माल का उत्पादन बन गया था। यानी जो कच्चे माल था उसका एक तरह से उपभोक्ता बन गया था। यह स्थिति औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का मूल आधार बनी, जिसके दुष्परिणाम स्वतंत्रता तक बने रहे। यानी इसका जो बुरा प्रभाव या दुष्परिणाम था वो हम स्वतंत्रता के तक देख सकते हैं, और स्वतंत्रता के बाद भी कुछ हिस्सों में इसका परिणाम देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कृषि का वाणिज्यीकरण भारत में ब्रिटिश शासन की एक ऐसी नीति थी जिसने भारतीय समाज की आर्थिक जड़ों को हिला दिया था, क्योंकि आर्थिक रूप से सब कमजोर हो गए थे, जिससे भारतीय किसान स्वावलंबी कृषि से बाजार के गुलाम बन गए। यानी वो पहले स्वावलंबी कृषि करते थे, बट फिर वो बाजार के गुलाम बन गए। उनकी स्थिति अन्नदाता से ऋणग्रस्त मजदूर जैसी हो गई, क्योंकि वो पहले तो अन्नदाता थे, क्योंकि वही अन्न उगाते थे। अन्न का मतलब होता है अनाज उगाने वाला, अन्नदाता कहलाता है। फिर उसके बाद में उनकी स्थिति ऐसी हो गई ऋणग्रस्त मजदूर, क्योंकि इनके ऊपर कर्जा ही इतना हो गया। खेती का यह व्यावसायिक रूप से केवल अंग्रेजों और विदेशी व्यापारियों के हित में था, न कि भारतीय किसानों के। यानी भारतीय किसानों को बस लॉस ही इसमें देखा गया। अतः कृषि के वाणिज्यीकरण ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर किया, किसानों में असंतोष और विद्रोह को जन्म दिया, तथा देश में आर्थिक विषमता और सामाजिक संकट को और गहरा कर दिया। यह नीति भारत की औपनिवेशिक दासता का एक सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। यानी हम कह सकते हैं औपनिवेशिक दासता में ये सबसे बड़ा प्रतीक के रूप में आज हमारे सामने दिखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 विद्रोह के कारण एवं प्रकृति क्या थी। यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके क्या कारण थे और उसकी प्रकृति कैसी थी। तो इसमें आप लिखेंगे 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने ब्रिटिश सत्ता की नींव को हिला दिया था, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा ये एक तरह से विद्रोह हम कह सकते हैं। यह विद्रोह भारतीयों के असंतोष, अन्याय और अपमान के वर्षों का परिणाम था। इससे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये हमारे भारत में पहली बार स्वतंत्रता के लिए किया गया था, क्योंकि इसने भारत के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया था। यह केवल सैनिकों का विद्रोह नहीं था, बल्कि सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक असंतोष का असंगठित वोट था। क्योंकि हम इसके अंतर्गत जो सामाजिक है, धार्मिक है, आर्थिक है और राजनीतिक असंतोष है, उन सभी को देख सकते हैं। यह विद्रोह उत्तर भारत के विभिन्न भागों जैसे मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी, अवध और बिहार में फैल गया और लगभग 1 वर्ष तक चला, और 1 साल तक ये इन क्षेत्रों में चलता रहा था। ठीक है, अब हम देखेंगे पहले राजनीतिक कारण, क्योंकि हमसे कारण भी तो पूछे गए हैं कि विद्रोह के क्या कारण थे। तो अगर हम राजनीतिक रूप से देखें तो ब्रिटिश नीति ने भारतीय राजाओं की सत्ता को समाप्त करने का कार्य किया। लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति के अंतर्गत झांसी, सितारा, नागपुर जैसे राज्य ब्रिटिश शासन मिला लिए गए। यानी इन राज्यों को जबरदस्ती ब्रिटिश शासनों में मिलाया गया था। अंग्रेजों ने भारतीय शासकों की वफादारी पर संकेत करते हुए उन्हें सत्ता से वंचित कर दिया। यानी जो भारतीय शासक थे जो इनके साथ कार्य करते थे, उन्हीं की एक तरह से उन पर असंतोष कहा, और ये कहा कि हमें तुम पे यकीन नहीं है, इसलिए उन्हें ही पदों से हटा दिया गया। बहादुर शाह जफर की गद्दी समाप्त करने की घोषणा ने भारतीय भावनाओं को गहराई से आहत किया। यानी जब बहादुर शाह जफर को गद्दी से हटाया गया तो ये जो एक तरह से विद्रोह था ये और ज्यादा भड़क गया था। जब अवध के नवाब वजीद अली शाह को अपदस्थ करना जनता के आत्मसम्मान पर आघात था। इस प्रकार भारतीय राजाओं और जनता के ब्रिटिश सत्ता के प्रति घृणा और असंतोष बढ़ गया, क्योंकि अब देखिए उनके राजाओं को भी हटाया जा रहा था। इसीलिए सभी लोग जो ब्रिटिश सत्ता है उसके प्रति घृणा, यानी बहुत ज्यादा घृणा से देखना, और एक तरह से असंतोष जो था वो बढ़ने लगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आर्थिक कारण। तो इसमें आप लिखेंगे ब्रिटिश शासन ने भारतीयों की पारंपरिक अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया था। भारतीय उद्योग धंधे और कारीगर अंग्रेज वस्तुओं के उद्योग के सामने टिक नहीं पाए थे। भूमि व्यवस्था में स्थानीय बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और मालवाड़ी जैसी नीतियों से किसानों का शोषण हुआ। साहूकारों और जमींदारों ने किसानों को कर्ज में डुबा दिया। सैनिकों को कम वेतन और अत्यधिक कर दिया गया। इन आर्थिक कठिनाइयों ने समाज में
सभी वर्गों में असंतोष की भावना को जन्म दे दिया। यानी यही कारण थे कि सभी वर्ग अब परेशान हो गए थे अंग्रेजों से। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सामाजिक और धार्मिक कारण। ब्रिटिश शासन की नीतियां भारतीय समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप करने लगी। यानी अब ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी वो हमारे धार्मिक और सामाजिक जीवन में भी हस्तक्षेप कर रही थी, जैसे कि सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, जैसी बुराइयों पर रोक लगाना सामाजिक दृष्टि से सही था। जनता जनता ने इसे अपने धर्म में हस्तक्षेप माना। मिशनरियों की बढ़ती गतिविधियों और ईसाई धर्म के प्रचार ने यह धारणा बता दी कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई बनाना चाहते हैं। नए कानून जैसे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भारतीय परंपराओं के विरुद्ध माने गए, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों में असंतोष बढ़ गया। क्योंकि बेशक ये सामाजिक दृष्टि से ये जो बदलाव थे ये सही थे, बट कहीं ना कहीं अगर हम इन्हें धार्मिक दृष्टि से देखें तो धर्म वाले लोग इन्हें गलत ही मान रहे थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सैन्य कारण। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में अधिकांश सैन्य भारतीय थे, लेकिन उन्हें अंग्रेज अधिकारियों से भेदभाव झेलना पड़ता था। यानी ज्यादातर तो भारतीय ही सेना में थे, बट फिर भी जो अंग्रेजी अधिकारी होते थे उनके साथ उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता था। उन्हें वेतन, पदोन्नति और सम्मान में समानता नहीं दी जाती थी। यानी ना तो उनकी सैलरी, ना पद और ना ही सम्मान सेम होता था। 1857 में नई ब्लेड राइफल ने कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी के प्रयोग की अफवाह ने आग में घी डालने का काम किया। क्योंकि ये अफवाह चली थी कि जो नई बंदूकें आई हैं, नए कारतूस आए हैं, उनमें इन दोनों चीज़ों की एक तरह से ये जो चर्बी है वो मिलती है और इनका जो रैपर था वो मुंह से हटाना पड़ता था। इसी वजह से जो हिंदू लोग थे उनका गाय से धर्म है वो भ्रष्ट हो जाता था, और जो मुसलमान थे उनका इससे जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाता था। इसी वजह से एक तरह से बात ने इस बात ने आग में घी डालने का काम किया था। यह हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के विरुद्ध था, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए ही एक तरह से धर्म भ्रष्ट करने का कार्य था। मेरठ में जब सैनिकों ने इस कारतूस का उपयोग करने से इनकार किया तो उन्हें दंडित किया गया। यही विद्रोह का तत्कालीन कारण बना, क्योंकि जब सैनिकों ने मना कर दिया था यूज करने से तो एक तरह से ये तत्कालीन कारण हो गया विद्रोह का, क्योंकि उन लोगों ने इसके लिए सजा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रशासनिक न्याय और शोषण। किस तरह से अंग्रेजी अधिकारियों ने भारतीयों के साथ अत्याचार और भेदभाव किया। उच्च प्रशासनिक पदों पर केवल अंग्रेजी नियुक्त किए जाते थे। न्याय प्रणाली अंग्रेजों के पक्ष में झुकी हुई थी, इससे भारतीयों को न्याय नहीं मिला। शिक्षा और रोजगार के अवसर सीमित थे, जिससे भारतीय मध्य वर्ग से गहरा असंतोष बढ़ गया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे विद्रोह का प्रसार और नेतृत्व। यानी विद्रोह का जो प्रसार था और नेतृत्व था वो कैसे हुआ। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 में मेरठ से हुआ। मेरठ के छावनी जिले से हुआ था। सैनिकों ने दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। यानी इस पूरे ही ये जो गदर था ये कहें जो विद्रोह था उसका जो नेता बनाया गया वो बहादुर शाह जफर को बनाया गया। कानपुर में नाना साहेब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, अवध में बेगम हजरत महल और बिहार में कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। धीरे धीरे यह आंदोलन उत्तर और मध्य भारत में फैल गया था। यद्यपि दक्षिण और पंजाब के कई क्षेत्रों में ही सीमित रहा, परंतु इसका प्रभाव संपूर्ण भारत में पड़ा था। यानी हम पूरे ही भारत में इसका प्रभाव देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विद्रोह की प्रकृति। यानी जो विद्रोह था उसकी प्रकृति कैसी थी। 1857 के विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि यह राष्ट्रीय चेतना का आरंभ भी था, क्योंकि यहीं से राष्ट्रीय चेतना बढ़ जाती है। इसने पहली बार भारत में विभिन्न वर्गों, सैनिक, किसान, कारीगर और छोटे राजाओं को एक मंच पर लाया। कुछ इतिहासकार इसे सैनिक विद्रोह मानते हैं, क्योंकि इसमें मुख्य भूमिका सिपाहियों की थी, परंतु इसे विद्वानों जैसे वी.डी. सावरकर और जवाहरलाल नेहरू ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, क्योंकि यह स्वतंत्रता की भावना से प्रेरित था। यह विद्रोह देश की एकता, समानता और स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया। यद्यपि संगठन की कमी और आधुनिक हथियारों के अभाव के कारण यह असंतोष बढ़ गया, क्योंकि अब यहाँ पर आधुनिक जो हथियार थे वो नहीं थे, तो उनका भी अभाव हमको देखने को मिला। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आधारशिला था। यद्यपि यह विद्रोह सफल रहा, लेकिन इसने भारतीय समाज में एकता और स्वतंत्रता की भावना को जन्म दे दिया था। अंग्रेजों ने इससे सीख लेकर अपनी नीतियों में परिवर्तन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारतीय सीधा ब्रिटेन
ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। यानी इससे पहले क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो शासन करती थी, लेकिन विद्रोह के बाद जो भारत था वो सीधे ब्रिटेन के क्राउन के अंदर आ जाता है। भारतीय जनता ने इस विद्रोह से यह समझ लिया कि विदेशी शासन केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है और स्वतंत्रता ही भारत की अस्तित्व का आधार है। इस विद्रोह ने भारत के भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा प्रेरणा प्रदान की। यानी इस विद्रोह के बाद ही लोगों को समझ में आया कि हमें स्वतंत्र ही होना होगा, तभी हमारे भारत की एक अलग पहचान बन पाएगी। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है, जिसमें आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जहां आपको इनके ऊपर क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं संक्षिप्त में आपको टिप्पणी करनी है। चलिए देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट टॉपिक है आपका आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध क्या था, चलिए देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी में मैसूर राज्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 4 प्रमुख युद्ध हुए, जिसमें आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है। यानी इन 4 युद्धों को ही आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है। पहले 2 युद्ध हैदर अली के नेतृत्व में और बाद के 2 उनके पुत्र टीपू सुल्तान के नेतृत्व में लड़े गए। यानी पहले जो थे वो हैदर अली के नेतृत्व में लड़े और 2 जो बचे थे वो टीपू सुल्तान के नेतृत्व में लड़े गए थे। यानी एक तरफ टीपू सुल्तान थे, एक तरफ अंग्रेज थे, एक तरफ हैदर अली थे और एक तरफ अंग्रेज थे। हैदर अली जो हैं वो टीपू सुल्तान के ही पापा थे। पहला युद्ध 1767 से 1769 में अंग्रेजों को पराजित किया। यानी पहली बार में जो हैदर अली हैं वो जीत गए थे। दूसरा युद्ध 1780 से 1784 भी कठिन रहा और मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ, और ये जो था इसमें एक संधि हो गई थी। तीसरा युद्ध जो था वो 1719 से 1792 में टीपू सुल्तान को पराजित होकर अपनी आधी भूमि अंग्रेजों को देनी पड़ी। यानी तीसरे युद्ध में क्या हुआ, टीपू सुल्तान हो गए और वो हार गए थे, जिसकी वजह से उनकी आधी भूमि अंग्रेजों के पास चली गई। चौथा और अंतिम युद्ध 1799 में श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुए और मैसूर अंग्रेजों के अधीन आ गया। यानी चौथा जब युद्ध हुआ तो उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे और मैसूर पर जो अंग्रेज थे उनके अधीन आ गया था। इस युद्ध ने दक्षिण भारत में अंग्रेजी सत्ता को दृढ़ करने का मार्ग प्रस्तुत किया। यानी इस युद्ध के बाद में जो अंग्रेजों की शक्ति थी वो दक्षिण भारत में भी बढ़ गई। नेक्स्ट था हमारा विउद्योगीकरण। विउद्योगीकरण क्या है, चलिए देख लेते हैं। विउद्योगीकरण में आप लिखेंगे, विउद्योगीकरण का अर्थ है भारत में पारंपरिक उद्योग और हस्तशिल्पों का पतन। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय उद्योगों को योजनाबद्ध तरीके से नष्ट किया गया ताकि अंग्रेजी वस्तुओं और औद्योगिक समानताओं के लिए भारतीय बाजार तैयार हो सके। यानी जो औद्योगिक चीज़ें थी उनके लिए भारतीय बाजार को तैयार किया गया। अंग्रेज़ों ने भारतीय कारीगरों पर भारी कर लगाए और मशीनों से बने विदेशी वस्त्रों को सस्ते दामों पर भारत में बेचना शुरू किया। परिणाम स्वरूप बुनकर, लोहार, सुनार और कारीगर बेरोजगार हो गए। यानी ये सभी लोग जो थे वो बेरोजगार हो गए। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा और देश आर्थिक रूप से ब्रिटिश पर निर्भर हो गया था। यह प्रक्रिया भारतीय गरीब और पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण बनी। यानी इसी वजह से पहले हम लोग सोने की चिड़िया कहलाते थे, लेकिन इसके बाद में हम गरीब और पिछड़ेपन का शिकार हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज क्या था, ये आपका क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज के ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने की थी। इसका उद्देश्य भारतीय समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों और जाति भेद को समाप्त करना था। इसीलिए ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा, बाल विवाह, सती प्रथा और बहु विवाह का विरोध किया तथा स्त्रियों की शिक्षा और समानता की वकालत की। यह समाज एक ईश्वरवाद, तर्क और नैतिकता पर आधारित था। यानी ये जो समाज था ये एक ही ईश्वर पर यकीन करता था, तर्क पर, नैतिकता पर आधारित था। ब्रह्मो समाज ने भारतीय समाज को जागरूक और आधुनिक विचार की दिशा में प्रेरित किया तथा आगे चलकर भारतीय पुनर्जागरण का मार्ग प्रस्तुत भी किया था। यानी आगे चलकर जो भारतीय पुनर्जागरण का युग आया वो भी इसी में एक तरह से इसकी महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो है ब्रिटिश भारतीय सेना। इसमें आप लिखेंगे ब्रिटिश भारतीय सेना की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी शासन की सुरक्षा के लिए की थी। इस सेना में अधिकांश सैनिक भारतीय होते थे जबकि उच्च अधिकारी अंग्रेज होते थे। यानी ज़्यादातर लोग जो थे वो भारतीय थे, लेकिन जो
सबसे ऊंचे वाले पोस्ट पे या फिर ऊंचे वाले जो पद पे होते थे वो अंग्रेजी होते थे। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था, उन्हें कम वेतन, सीमित सुविधाएं और पदोन्नति के बहुत कम अवसर मिलते थे। सेना का उपयोग न केवल भारत के भीतर नियंत्रण बनाए रखने के लिए बल्कि विदेशी युद्धों में भी किया जाता था। यानी अगर ब्रिटिश का किसी और देश के साथ युद्ध हो गया तो वहां पर भी हमारे देश के लोगों को भेजा जाता था लड़ने के लिए युद्ध में। 1857 के विद्रोह इसी सेना से शुरू हुआ जब भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध बगावत कर दी थी। तभी ये जो 1857 का विद्रोह है ये शुरू हो गया था। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सेना का पुनर्गठन किया और भारतीय सैनिक पर नियंत्रण और कड़ा कर दिया। यानी इस विद्रोह के बाद में जो सेना थी उसे पुनर्गठित किया गया और जो भारतीय सेना थी उस पर बहुत ज़्यादा कड़ा एक तरह से नियंत्रण कर दिया गया था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, क्योंकि यहाँ आपके जो ये वाला क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ इससे आगे अब हम जो वीडियोस कवर करेंगे उसमें आपके सभी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रिपीटेड जो पॉइंट्स हैं आपकी बुक में से, आपके चैप्टर्स में से, उनको कवर कर लेंगे। जो कि आपके, देखिए आपने क्वेश्चन पेपर भी देख लिया, अगर आप इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड पॉइंट जो हैं वो भी देख लेंगे तो आपकी स्टडी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप इजीली पास आउट हो जाएंगे। तो आप उनको भी ज़रूर देखना, ठीक है। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोस आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड फॉर नोट्स एंड सेल्फ स्टडी नोट्स के लिए आप हमारे ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये सारे फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपकी स्टडी को और ज़्यादा ईजी एंड कम्फर्टेबल बना देंगे। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरी